इसके यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से मैं सामान्य ज्ञान के नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर पे आपको मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष की कैसे हुआ, किन के सहयोग से हुआ, क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी गई मौर्य साम्राज्य के द्वारा, कौन कौन इसके उत्तराधिकारी रहे हैं, इन सभी पर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त की काफ़ी मदद की थी। चाणक्य, जिसका उपनाम कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त भी इनको कहते हैं, उसने एक अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी थी। यह बुक पूर्ण रूप से राजनीति से संबंधित है, न कि अर्थशास्त्र से। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पॉलिटिक्स। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर जो है 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। यह मूल रूप से जैन धर्म का अनुयायी था। इसका जो अंतिम समय जो बीता था वो कर्नाटक में बीता था। वहाँ पे एक जगह है श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य की जो है लड़ाई जो है सेल्यूकस निकेटर से हुई थी 305 ईस्वी, जिसमें चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी, और युद्ध में उसके बाद एक संधि हुई जिसमें उसने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को वापस कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा शिक्षा ली थी। मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उसने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच के युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो था बिंदुसार, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी पर राज करने के लिए राजगद्दी संभाली। अमितघात नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। इसका अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिससार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को, बाद में अशोक को भेजा था। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर तथा एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया जाता है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी था उसका नाम था अशोक। इसने 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के बाद अशोक ने अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। उस समय जब इसने राजगद्दी संभाला था, उस समय ये अवंती का राज्यपाल था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक जो है जब मगध का राजगद्दी पर बैठा तो किस राज्य का राज्यपाल था? वो था अवंती राज्य का। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम
अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार भी किया था। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टालमी सेकेंड ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था जो अशोक के दरबार में आया था। उपगुप्त नाम से बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम कर्ज, चोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकाओं को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम था सुभद्राग्री। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक के समय से ही शुरू हुआ है। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्ट, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग बहुतायत हुआ है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ट लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान थे तथा शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 ईस्वी में पटेद्री पैथेंतर ने की थी। इसकी संख्या लगभग 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता जो है 1837 ईस्वी में जेम्स फिशेप को हुई थी। अब नीचे हम जो है अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे। जो 14 शिलालेख हैं उनमें क्या क्या वर्णन किया गया। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे में अशोक ने मनुष्य और पशु चिकित्सा दोनों की व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख मिलता है। चौथा शिलालेख, इसमें भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। 5वें में धर्म महापात्रों की नियुक्ति को बताया गया है। 6ठे में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें और 8वें में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन मिलता है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वें में अशोक के आदेश का वर्णन है, जिसमें राजा उच्च अधिकारियों को हमेशा प्रजा के हित में सोचने की बात कही गई है। 11वें में इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है तथा इसमें हृदय परिवर्तन जो अशोक का हुआ है कलिंग के युद्ध के बाद, उसका भी वर्णन है तथा पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन इसमें मिलता है। और 14वां शिलालेख जो है जनता के धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करने का उल्लेख मिलता है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में ही मिलती है। ये अलग अलग जगहों से प्राप्त हुआ। प्रयाग स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा, लौरिया औरैया और लौरिया नंदगढ़, इन जगहों से ये शिलालेख स्तंभ लेख मिल रहे हैं। प्रयाग स्तंभ लेख इस नाम से आपको पता है कि कौशाम्बी जिले में स्थित है। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित किया था। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली मेरठ, ये पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ था और फिरोज शाह द्वारा इसको दिल्ली लाया गया था। रामपुरवा यह स्तंभ चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में करलायल ने की है। लौरिया औरराज जो स्तंभ लेख है चंपारण बिहार में मिलता है। लौरिया नंदगढ़ चंपारण बिहार में
और मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है और लुम्बिनी अभिलेख है। इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा भी इसी मिलती है। अशोक का जो 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारेकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में मिलता है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री तथा जो भी पुरोहित होती थी उनकी नियुक्ति उनके चरित्र को काफ़ी जांच परख के किया जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को चर कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की जो संख्या थी वो 5 थी तथा प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार होते थे या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का जो विभाजन था वो 20 विषय के नाम में किया गया था और जो प्रांतिक थे उनका 20 पति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी और जिसकी मुखिया जो है ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था और 6 समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था और जो भी इससे बचने की कोशिश करते थे उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी कहलाता था। जस्टिन से अनुसार समुद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 90,000 हाथी तथा 8,000 रथ थे। प्लूटार्क तथा जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को लौट डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां किया करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन हुआ करता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था तथा सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेय मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। पहला है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6वां निरीक्षक तथा 60वां सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन जो 137 सालों तक शासन करता रहा था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। इसकी हत्या और इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। मौर्य प्रांत जो है कौन कौन से थे उनको हम जान लेते हैं। उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र, उसकी राजधानी उज्जैनी। कलिंग की राजधानी तोसली। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी।
और प्राची जो पूर्वी प्रांत था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अर्थशास्त्र में कुछ वर्णित चीज़ें हैं, उनको हम जान लेते हैं। मंत्री जो प्रधानमंत्री होता था, पुरोहित धर्म और दान विभाग का प्रधान होता था, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था, युवराज राजपुत्र होता था, द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक होता था, अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था, समाहर्ता होता था आय का संग्रह करने वाला, सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष, प्रशस्ता कारागार का अध्यक्ष, प्रादेशिक कमिश्नर होता था, पौर होता था नगर का कोतवाल, व्यवहारिक होता था प्रमुख न्यायाधीश, नायक होता था नगर रक्षक का अध्यक्ष, कर्मांतिक होता था उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद होता था अध्यक्ष, दंडपाल होता सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल दुर्ग रक्षक होता था, अंतपाल होता था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। कौन कौन सी समितियां होती थी, उनके क्या कार्य हैं, इसको भी हम जानते हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ प्रथम शिष्ट समितियां होती थी। प्रथम समिति का काम था उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति का कार्य था विदेशियों की देखभाल करना। तृतीय समिति का कार्य था जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ समिति थी वो व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करती थी। पांचवी थी वो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी कि दाम ऊंचा नीचा तो नहीं है। और अंतिम जो है षष्ठ समिति होती थी वो बिक्री कर असूलने का काम करती थी। सैन्य समितियाँ में भी 6 समितियाँ होती थी। पहली होती थी वो जल सेना की व्यवस्था करती थी, दूसरी उसकी यातायात और रसद की व्यवस्था करती थी, तीसरी पैदल सैनिकों की देखभाल करती थी, चतुर्थी अश्वारोहियों की सेना की देखभाल करती थी, पांचवी गज सेना की देखभाल करती थी और छठवीं जो है रथ सेना की देखभाल करती थी। इस प्रकार हम जो है पूरे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, अशोक, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल की। जो लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो सीरीज है उसके इस लेक्चर में, आप नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम ब्राह्मण वंश की बात को लेकर के हम आएंगे आपके सामने। इसमें पुष्यमित्र सिंह, ये सब सातवाहन शासक, इन सभी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। वीडियो कैसा लगे काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।